हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए क्लास 9 के साइंस के 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 2 को। अगर आप 200 सीरीज के पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख ले, क्योंकि परीक्षा के अति संभावित प्रश्न पत्र है। परीक्षा के लिए अति संभावित प्रश्न पत्र है, याद रखिएगा। जिस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है उसी टाइप के प्रश्न इस 200 क्वेश्चन सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके बाद पार्ट 3 आएगा, फिर पार्ट 4 और इसी तरह से 200 का जो एक क्वेश्चन सीरीज है हम लोग इसको कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन गिवन है संगलन, वाष्पीकरण, संघलन या ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर होगा गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है, इसका कारण है वाष्पीकरण। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर, वाष्पीकरण। ठीक है, तो संगलन ऑप्शन में गिवन है, तो संगलन का मतलब है कि ठोस से सीधे द्रव में परिवर्तन को संगलन कहा जाता है। ठोस से सीधे द्रव में, ठीक है, ठोस से द्रव में। और ऑप्शन में गिवन है संघलन। संघलन यानी कि गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी कि गैस से सीधे द्रव में। ठीक है, और ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन यानी कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है, यानी कि सॉलिड से गैस, यानी कि ठोस से गैस। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और वाष्पीकरण यानी कि द्रव से सीधे गैस में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहा जाता है। तो गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है, इसका कारण है वाष्पीकरण। ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ताप का एसआई मात्रक डिग्री सेल्सियस होगा, केल्विन होगा, फ़ारेनहाइट होगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। याद रखना है आपको, 0 डिग्री सी बराबर होता है 273 केल्विन के बराबर, 273 केल्विन के बराबर, 0 डिग्री सी बराबर। और फ़ारेनहाइट, जैसे हमारा जो शरीर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। याद रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्त ऊष्मा का मात्रक, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? देखो, CAL मतलब कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन गिवन है कैलोरी पर सेल्सियस या किलो जूल पर केजी या सिर्फ जूल, जे मतलब जूल या कैलोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा, मतलब किलो जूल पर किलोग्राम पर केजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक किलो जूल पर केजी, ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द्रव के वाष्पन का गुप्त ऊष्मा है, द्रव के वाष्पन का गुप्त ऊष्मा पूछा है। तो ऑप्शन गिवन है 335 किलो जूल पर केजी, 3222 दिया गया है, 2260 दिया गया है या 260 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है 2260 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा द्रव का वाष्पन 2260 किलो जूल पर केजी होगा, यानी कि ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर। ठीक है, और बर्फ का गलनांक होता है 335, बर्फ का गलनांक 335 होता है। और द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है 2260 किलो जूल पर केजी, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। अभी हमने डिस्कस किया बर्फ का गलनांक कितना होता है? 335 किलो जूल पर केजी। कितना? 335 किलो जूल
पर केजी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कम घनत्व है, कम घनत्व है, ऑप्शन को देखिए, पानी का, रुई का, शहद का या लोहा का। तो इसका राइट आंसर चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा ना, ऑप्शन 2 होगा, रुई का होगा। कम घनत्व है, पानी का, शहद का, रुई का या लोहा का, ना रुई का होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वस्थ आदमी के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ आदमी के शरीर का ताप होता है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ऑप्शन को देखिए, 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किए हैं, 2 में शायद। ठीक है, 98 फ़ारेनहाइट या 97 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर हमें सेल्सियस में पूछे तो कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। दोनों को याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें फ़ारेनहाइट से पूछा है, तो इसका राइट आंसर 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कौन सा संबंध सही है, ऑप्शन को देखिए, दूरी बराबर समय बटा चाल, या दूरी बराबर चाल बटा समय, या दूरी बराबर चाल गुना समय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना, देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी कि स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, दूरी बराबर यानी कि स्पीड यानी कि चाल, टाइम मतलब समय, तो चाल गुना समय होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा संबंध सही है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय, या वेग बराबर दूरी गुना समय। तो देखिए वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर यानी कि वेग यानी कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, और निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को कहा जाता है विस्थापन। यानी कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय होता है, यानी कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। याद रखना, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, विस्थापन क्या है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, यानी कि वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को विस्थापन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। दूरी का एसआई मात्रक पूछा है। दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी कि चाल गुना समय होता है, और डिस्टेंस का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है, और स्पीड का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, और टाइम का क्या होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विस्थापन का एसआई मात्रक पूछा है। विस्थापन का एसआई मात्रक सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम या मीटर। तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन क्या है ना, वस्तु के, मान लो बिंदु ए है, बिंदु बी है, ये देखिए बिंदु, चलिए देखिए ए है, बी है, सी है, तो इनके बीच की दूरी है, देखिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। यानी कि ए और सी के बीच में जो दूरी है उसी को हम विस्थापन कहेंगे। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होगा, याद रखना है। ठीक है, तो देखिए निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। और विस्थापन बराबर क्या होगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा
विस्थापन बराबर वेग गुना समय हो जाएगा, वेग गुना समय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति का उदाहरण है, ऑप्शन को देखिए, सड़क पर चलती हुई गाड़ी, झूला की गति, पंखा का घूमना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क पर चलती हुई गाड़ी होगा, सड़क पर चलती हुई गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दूरी हमेशा होती है, दूरी हमेशा होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। ना, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। अगर यहाँ पर विस्थापन पूछता तो विस्थापन धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, ठीक है, और शून्य भी। तो इसका राइट आंसर दूरी हमेशा होती है धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, यानी कि चाल गुना समय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, गुर्दे की कोशिका, यकृत कोशिका या पेशी कोशिका। तो इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन, ठीक है, यानी कि न्यूरॉन, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि मानव शरीर अगर ना पूछता कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछता तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता। क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, याद रखना सबसे बड़ी कोशिका। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ना वो अव्यूल होता है, यानी कि अंडाणु होता है मानव शरीर में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अंडाणु नहीं दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर न्यूरॉन होगा, तंत्रिका कोशिका होगा, जो कि सबसे लंबी होती है, ठीक है। और अगर ओवरऑल पूछता, मानव शरीर नहीं पूछता, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन पूछा है, अधिकतम आवर्धन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो 2 लाख गुना हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम, स्लाइडेन एंड स्वान दिया गया है ऑप्शन में, वाटसन एंड क्रिक, नल और रस्का और रॉबर्ट हुक। तो देखिए 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगर लिविंग सेल होता, लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका होता, तो ल्यूवेन हुक हो जाता, ठीक है, ल्यूवेन हक या ल्यूवेन हुक, ठीक है। स्लाइडेन एंड स्वान ऑप्शन गिवन है, मतलब स्लाइडेन एंड स्वान 1839 को और 1838 को, ठीक है, 1838 और 1839 को स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिए। क्या, सेल थ्योरी दिए, कोशिका सिद्धांत दिए। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए यानी कि डबल हेलिक स्ट्रक्चर का डबल हेलिक स्ट्रक्चर दिए, ठीक है, इस तरह से डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है, वो वाटसन एंड क्रिक ने दिए। तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछता है, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी उपकरण, लवक या राइबोसोम। कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी होता है, डीएनए भी होता है, ठीक है, डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें क्या होता है, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है,
यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। लावक यानी कि प्लास्टिड, यानी कि केवल पादपों में पाया जाता है। लावक दो टाइप का होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य है ऊर्जा उत्पादन या ऊर्जा अवशोषण या ऊर्जा रूपांतरण या कोई नहीं। तो देखिए ऊर्जा उत्पादन होगा, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन होगा क्योंकि इसमें एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए और राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कोशिका के किस अंगक में एटीपी बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, प्लास्टिड या अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोशिका के किस अंगक में एटीपी बनता है? ना माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है। लाइसोसोम को आत्मघाती का थैला कहा जाता है, यानी कि सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहा जाता है। प्लास्टिड केवल पादप में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में गिवन है आत्महत्या का थैला कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस की आत्महत्या का थैला यानी कि सुसाइडल बैक ऑफ द सेल लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। लाइसोसोम को कौन बनाता है? ना गल्जी उपकरण बनाता है, यानी कि गल्जी उपकरण। ठीक है, लाइसोसोम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। रिक्तिका में क्या होता है? यानी कि वैक्यूल में जो पादप होता है अपना जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको वह स्टोर करता है रिक्तिका में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लाइसोसोम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।